Hello children, welcome to your EVS class. Children, in today's video, we will continue the chapter that we had started in our previous class. That is chapter 8, Games We Play. Children, we had started this chapter and I had started the explanation of this chapter. And in today's video, we will continue the chapter and we will start few exercise also. But as we always do, let's revise what we have already done. What we have already done, that we will revise, and then we'll move on to the next part of the chapter, that is explanation of a few points, and then we'll do the exercise. So without wasting time, let's revise what we have studied in our previous class. Children, as the name suggests, games we play. The chapter is related to games, importance of games, different types of games. हमने इस चैप्टर में जाना गेम्स का इम्पोर्टेंस, कौन से दो तरह के गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स के बारे में हमने जाना. इंडोर गेम्स कब इन्वेंट हुए, क्यों इन्वेंट हुए और कौन कौन से इंडोर गेम्स होते हैं और उन्हें हम कैसे खेल सकते हैं, किस जगह पे खेल सकते हैं, किन के साथ खेल सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में. इंडोर गेम्स के बारे में कुछ इंडोर गेम्स जो हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, कुछ हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ खेलते हैं, चाहे वो कंपटीशन के लेवल पे हम खेलते हैं. फिर हमने बात की थी आउटडोर गेम्स की. आउटडोर गेम्स जो ओपन ग्राउंड में, ओपन एयर में खेले जाते हैं, जिसके लिए प्रॉपर ग्राउंड चाहिए, खुला मैदान चाहिए. और हमने कुछ इंडियन गेम्स की बात की थी, जैसे कबड्डी और गुल्ली डंडा. हमने कुछ वेस्टर्न गेम्स की बात की थी, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा. और इन गेम्स से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि इन सभी गेम्स के लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रॉपर ग्राउंड का साइज होता है, इसके लिए कुछ हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसके लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है. जब दो टीम्स खेलती हैं तो यूनिफॉर्म भी होता है. तो ये सारा हमने अपने पिछले वीडियो में इस पर हमने डिस्कशन किया था. मैंने आपको इस पर इसको एक्सप्लेन भी किया था. ठीक है. फिर हम पहुंचे थे जो एजुकेशन सिस्टम में इंडोर गेम्स को जो डाला जा रहा है, इट इज नाउ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम. आउटडोर गेम्स आर पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम. जो हमारा जो पढ़ाई होती है स्कूल में, जो हमारा टाइम टेबल होता है, उसमें जो गेम्स हैं, स्पेशली आउटडोर गेम्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस मिला है. क्यों मिला है, क्या जरूरत है, उस पे हमने कल डिस्कशन स्टार्ट किया था. एंड वी हैड डिस्कस्ड फ्यू पॉइंट्स. हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस भी किए थे कि क्यों जो आउटडोर गेम्स है उसको क्यों एजुकेशन सिस्टम में डाला गया, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उससे उन गेम्स से हम पर क्या फर्क पड़ता है, हमारे बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी पर किस तरह से उसका इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है. ये सब हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना. तो आज हम उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था. हमारा पॉइंट था why the outdoor games, the values which outdoor games have, great values that outdoor games have. Okay, great values of outdoor games that we will start today. इसको हम आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हमारा टॉपिक क्या है, great values of outdoor games. Okay, great values of outdoor games. एंड चिल्ड्रन, इसमें हमने डिस्कस किया था कि पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि जब हम कोई भी गेम मॉर्निंग में खेलते हैं, सुबह के समय जब खेलते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर होता है, जो आपकी सराउंडिंग होती है, वहां पर फ्रेश एयर होती है, पोल्यूशन कम होता है. मैं ये नहीं कहूंगी कि पोल्यूशन नहीं होता है, पोल्यूशन बहुत कम होता है. सुबह सुबह व्हीकल्स नहीं चलते हैं, गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं चलती हैं, इसलिए पोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं होता है. आपको जो हवा है वो फ्रेश मिलती है. और जब आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, हमने नया वर्ड सीखा था, इनहेल.
तो हम जब इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हम फ्रेश एयर अंदर लेते हैं और उससे फिर हम रिफ्रेश फील करते हैं, अपने आप को हम तरोताजा महसूस करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड था कि हमारी बॉडी को एक्सरसाइज मिलती है। जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो हमको हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, हमको अलग से कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी गेम्स खेलने से ही हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, तो इससे हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। देन द थर्ड पॉइंट वाज दैट इट हेल्प्स अस टू फॉर्म आवर कैरेक्टर। जो हमने एक नया वर्ड सीखा था कैरेक्टर, इसको हमने बिहेवियर के साथ जोड़ा था, इसको कनेक्ट किया था, क्योंकि कैरेक्टर जो है ये एक वर्ड है जो आपके लेवल पर काफी बड़ा है और इसीलिए हमने इसको बिहेवियर से कनेक्ट किया था कि अगर आप जब आउटडोर गेम खेलते हैं तो आप अच्छा बिहेव करना भी सीखते हैं। आपको दूसरी टीम के साथ खेलना होता है तो आप उनसे काइंडली बात करते हो, आपका इंटरेक्शन होता है और दूसरी टीम के साथ, ठीक है, तो आप अपना बेस्ट शो करना चाहते हो। दिस शोज योर बेस्ट बिहेवियर एंड देयर बाय इट इम्प्रूव्स योर कैरेक्टर। आप ऑनेस्टी सीखते हो, आप टीम जो स्पिरिट है वो सब सीखते हो, तो इससे आपका कैरेक्टर इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था हमारा। फोर्थ पॉइंट ये था कि दीज गेम्स हेल्प्स अस इन डेवलपिंग अ पर्सनालिटी एंड टीम स्पिरिट। डेवलपिंग आवर पर्सनालिटी भी आपके लिए एक नया टर्म है, डेवलपिंग ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पे हमने डिस्कस किया था कि देखिए फिजिकल जो अपीयरेंस है, हमारी जो शक्ल सूरत है, हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है, दैट वी कैन नॉट चेंज, लेकिन जो भी है उसको हम ग्रूम कर सकते हैं। हम अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे बोलने के तरीके से, हमारे बिहेवियर से, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो मैनर्स हैं, उससे हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रख के अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, इनका बेस्ट पार्ट ये होता है कि ये हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। हम जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है, वो दूसरों को दिखता है कि हाँ ये कितनी स्मार्टली बात कर रहा है या कर रही है, या बिहेवियर में हमारी पोलाइटनेस आ जाती है। हम दूसरी टीम के साथ जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा झगड़ा नहीं करते हैं, हम अपना पॉइंट रखते हैं, एग्री या डिसएग्री होते हैं, बट वी डोंट फाइट नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा जो तरीका होता है दूसरी टीम के साथ डील करने का, उससे भी हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। तो ये हमारे एक तरह से पूरा जो फिजिकल और मेंटल जो हमारी जो पर्सनालिटी है उसको ये इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है, ठीक है। क्योंकि आप दूसरी टीम के साथ मिलते हो, जिनको आप जानते नहीं हो, उनके साथ भी आप बिहेव कर रहे हो, उनके साथ भी आप बातचीत कर रहे हो, तो इस तरह से आप धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है, आपके बातचीत करने का ढंग इम्प्रूव होता है, आपके खड़े होने का ढंग इम्प्रूव होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इम्प्रूव होती हैं एंड ग्रेजुअली यू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, यू डेवलप अ नाइस पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी से मतलब शक्ल सूरत नहीं है, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, ऑल सारी चीजें, ऑल दैट कम्स अंडर पर्सनालिटी। इसको हम पर्सनालिटी के अंदर लेकर आते हैं। कोई बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो ढंग से बात ही ना करे, बहुत एटीट्यूड में रहे, तो हम नहीं कहेंगे कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। या कोई बहुत डरा रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है, भले शक्ल बहुत सुंदर है लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी पर्सनालिटी में दम नहीं है ना। जिसको देख के आपको लगे कि हाँ, ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये देखो कितने अच्छे से बात कर रहा है, कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है ना, और आपको उनकी बात इंप्रेसिव लगे, आप किसी को इंप्रेस कर सको, ये होती है पर्सनालिटी। और जब हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो हमारा ये सारी चीजें धीरे धीरे साथ साथ में डेवलप होती हैं, ठीक है। टीम स्पिरिट हमने बात की थी। टीम स्पिरिट को हमने दो ढंग से देखा था। एक तो होता है कि जब आप आउटडोर गेम खेलते हो तो पूरी टीम एक साथ खेलती है, ठीक है। आप इंडिविजुअल अपने लिए नहीं खेलते हो, आप पूरे ग्रुप के लिए खेलते हो, ग्रुप के साथ खेलते हो। हार या जीत पूरे टीम की होती है। विनिंग एंड लूजिंग इज फॉर द होल टीम, आपके अकेले के लिए नहीं होती है। तो हम ब्लेम गेम नहीं है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, ये हमें टीम स्पिरिट मतलब हम
एक तो अपनी टीम के साथ, दूसरा ऑपोजिट टीम के साथ। टीम स्पिरिट में ये भी होता है कि अगर दूसरी टीम जीत जाती है तो हम उसे झगड़ा नहीं करते या उसे जेलस नहीं फील करना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, क्योंकि गेम है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो जो जीत रहा है उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, और अगर आप हार रहे हैं तो आप मन में सोचिए कि हम नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे, लेकिन जेलस फीलिंग नहीं आनी चाहिए या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। खेल, जब तक आप खेल रहे हैं तभी तक आप कॉम्पिटिटर हैं। जैसे ही गेम ओवर हुआ, ये कंपटीशन खत्म हो जाता है, एंड देन यू बिकम फ्रेंड, यू कॉन्ग्रेचुलेट द अदर पार्टी। दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। इसको भी हम टीम स्पिरिट में काउंट करते हैं। ठीक है, ये हम सब हमने इतना पॉइंट डिस्कस किया था। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज वी लर्न द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी। चिल्ड्रन, ये भी इसी का ही पार्ट है, बट आई विल एक्सप्लेन दिस। वी लर्न, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5, एंड इट इज वी लर्न value of cooperation and unity. Again, as I have told you, EVS में हम बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स सीखते हैं। We come across many new words जो आपने शायद अपने इंग्लिश के चैप्टर्स में नहीं पढ़े होंगे या अपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ी होंगी। तो हमारा जो EVS की बुक है उसमें आपको कुछ ऐसे नए वर्ड्स आप फेमिलियर होते हैं, नए वर्ड्स से जो आपने पहले या तो नहीं सुना होता है या जिनके बारे में आपको पहले से नहीं पता होता है। उसमें आपका वर्ड है कोऑपरेशन एंड यूनिटी। आई थिंक यूनिटी वर्ड तो सुना होगा, लेकिन हम यहाँ पे उसको किस तरह से समझेंगे। वी लर्न द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी। जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आप जिस भी टीम में हैं, आप उस टीम के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये नहीं कि आप अपना अलग ही गेम खेल रहे हैं, नो, यू कोऑपरेट विद द टीम। जो टीम का डिसीजन होता है उसको आप मानते हैं, ठीक है। जो भी आपके टीम के कोच बताता है, सारे टीम मेंबर्स उसको मानते हैं और आपस में कोऑपरेट करते हैं। अगर कोई प्लेयर किसी एक चीज में अच्छा है, दूसरा किसी और चीज में अच्छा है, तो सब आपस में कोऑपरेट करके आप अपने गेम को इम्प्रूव करते हो। ठीक है, अल्टीमेट एम होता है आपका जीतना, तो कोऑपरेशन से ही पॉसिबल है वो। दूसरा है यूनिटी, जो है वो उसी का पार्ट है। यूनिटी मतलब आपस में एकता होनी चाहिए, आपस में किसी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी आपस में झगड़ा नहीं रहना चाहिए कि अगर एक ही टीम में अगर 10 लोग हैं और उनमें से 4 लोगों की आपस में बातचीत बंद है, तो वो गेम खेलते समय भी वो चीज ऑब्वियस हो जाएगी कि उसका तो मेरे से झगड़ा है या मेरा उसके साथ झगड़ा है, तो उसको तो मैं बॉल पास नहीं करूंगा अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो। ठीक है, या अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो अगर बैटिंग कर रहे हो तो ठीक है, मैं ना उसके साथ खेलूंगा तो पहले ही आउट हो जाऊंगा। तो दिस इज नॉट यूनिटी। आपका जो किसी टीम मेंबर के साथ अगर आपका झगड़ा है तो वो गेम में नहीं आना चाहिए, वो टीम की यूनिटी अलग है। अगर किसी बात पर अगर किसी से आपकी फाइटिंग कभी हो गई हो आपके टीम मेंबर से, तो वो गेम के टाइम में नहीं होनी चाहिए। गेम के समय आप यूनिटी शो करेंगे, आप कोऑपरेट करेंगे, है ना, तभी आप अच्छा जो है गेम शो कर पाएंगे। यू कैन प्रेजेंट योर बेस्ट, यू कैन शो योर बेस्ट इन द गेम। तो यूनिटी और कोऑपरेशन से मतलब है आप टीम के साथ कोऑपरेट करेंगे। यूनिटी का मतलब है आपकी जो टीम जो है उसमें यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपस में आपकी यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई प्रीवियस झगड़ा या कोई प्रीवियस फाइटिंग है या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है तो वो गेम के टाइम में नहीं आनी चाहिए। उस समय आपको यूनिटी शो करनी है, अदरवाइज इट विल अफेक्ट योर गेम। तो ये हम सीखते हैं आउटडोर गेम में कि कोई क्लास का कोई झगड़ा हो बाहर रखो, गेम के टाइम में सब फ्रेंड है और टीम को मजबूत करना है। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए। ठीक है, तो अपनी टीम को मजबूत करने के लिए यूनिटी और कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो ये हम सीखते हैं आउटडोर गेम के थ्रू। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वी लर्न टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन। वी लर्न टू ओबे द
Thus we learn obedience, discipline and order. आप देखिए ये हमारा जो पॉइंट है, we learn to obey. Obey मतलब to accept somebody's order, किसी के ऑर्डर को मानना, ठीक है, किसी के ऑर्डर को मानने को हम बोलते हैं। ओबे करना मतलब उसकी आज्ञा का पालन करना। अगर आपका कैप्टन जो कहता है, जिस भी टीम में हो, अगर जो कैप्टन कहता है वो हमें मानना होता है। दिस इज द रूल, कैप्टन की बात माननी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओबेइंग। ओबे करना, आप अपने जैसे पेरेंट्स को ओबे करते हो, टीचर्स को ओबे करते हो, उसी तरह से जब आप आउटडोर गेम खेलते हो तो आप अपने कैप्टन को ओबे करते हो, कैप्टन की बात को मानते हो, कैप्टन का डिसीजन को आप मानते हो। अगर कैप्टन ने आपको टीम में कहाँ पे खेलने को कहा है, किस तरह से खड़े होने को कहा है, तो यू फॉलो दैट, यू एग्री विद दैट, है ना। कैप्टन की बात आपको मानना होता है, ये आप सीखते हो, ठीक है। कि जैसे क्रिकेट है, तो अगर कैप्टन आपको कहता है कि आपको 3rd नंबर पे खेलना है, आज आपको 5th नंबर पे खेलना है, तो या आपको आज बैटिंग करनी है या आपको बॉलिंग करनी है, ये जब कैप्टन बताता है कितने ओवर की बॉलिंग करनी है, कब बैटिंग करनी है, तो जो कैप्टन कहता है वो आप मानते हो। तो इस तरह से जब हम ओबे करना सीखते हैं कैप्टन को, तो इस तरह से आप एक क्या चीज सीखते हो, आप सीखते हो ओबीडियंस, आप सीखते हो आज्ञा का पालन करना, ठीक है। आप सीखते हो ओबीडियंस, आप सीखते हो डिसिप्लिन। दिस इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैप्टन, टू ओबे द कैप्टन इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप नहीं मान रहे हो कैप्टन की बात, इसका मतलब आप इनडिसिप्लिन हो, है ना। तो कैप्टन की बात मानना ओबीडियंस है एंड डिसिप्लिन भी है ना। ये आप डिसिप्लिन हो तभी तो आप कैप्टन की बात मानोगे, और कैप्टन की बात मानोगे तो इसका मतलब है कि आप ओबीडियंट भी हो। तो हम ओबीडियंस भी सीखते हैं और डिसिप्लिन भी सीखते हैं, ठीक है। बात मानना सीखते हैं और अनुशासन में रहना भी सीखते हैं। ये दोनों चीजें हम सीखते हैं, और साथ में सीखते हैं किसी के ऑर्डर को फॉलो करना, ठीक है। किसी ने हमको ऑर्डर दिया है तो उसको फॉलो करना। तो हमने क्या सीखा, ओबीडियंस, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, किस ऑर्डर में रहना, कैसे रहना। ये तीनों चीजें हमें गेम्स सिखाती हैं। क्या क्या सिखाती हैं, ओबीडियंस, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। ये 3 चीज हमें जो है आउटडोर गेम्स सिखाते हैं। बाय फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ कैप्टन, बाय ओबेइंग कैप्टन, ऑर्डर्स ऑफ कैप्टन, वी लर्न ओबीडियंस, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। ये सारी चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वी बिकेम जेनरस एंड इम्बाइब फेलो फीलिंग। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है वी बिकम generous and imbibe fellow feeling। अच्छा, यहां पर हमें 2 और नए वर्ड सीखे, दैट इज जेनरस एंड एम्बाइब। जेनरस एंड एम्बाइब, सी वी बिकम जेनरस। जेनरस मतलब काइंड, थोड़ा सा काइंडनेस भी हम आ जाती है। गेम्स जब खेलते हो तो यू कांट बी वेरी रूड। आप सब अपने फेलो मेंबर्स के साथ रूड हो सकते हो, और ना ही अपने ऑपोजिट टीम के साथ रूड बिहेवियर दिखाते हो। हम आफ्टर ऑल हम एक गेम खेल रहे हैं ना, तो उसमें रूडनेस का कोई जगह नहीं है। तो आप जेनरस हो जाते हो, आप काइंड हो जाते हो, आप केयरिंग हो जाते हो। कैसे, अगर किसी मेंबर को चोट लग जाती है, चाहे वो दूसरी ही टीम का क्यों ना, हम हेल्प करने जाते हैं ना, हेल्प करते हैं, तो वी बिकम केयरिंग। हम केयरिंग हो जाते हैं, हम काइंड हो जाते हैं। अगर किसी को चोट लग जाती है, चाहे वो हमारी टीम का हो या दूसरी टीम का, तो हम थोड़ा से कंसर्न हो जाते हैं, हमें फिक्र हो जाती है ना, कि उसको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। तो हम ये जो आउटडोर गेम खेलना जो है, ये गेम खेलना हमको जेनरस बनाता है, हमको केयरिंग बनाता है, हमको काइंड बनाता है, ठीक है।
दूसरा क्या है, एन एम्बाइब फेलो फीलिंग। एम्बाइब का मतलब होता है अपने अंदर लाना, अपने अंदर लाना। एम्बाइबिंग हम अपने में डालते हैं, हम अपने में लाते हैं, ठीक है। क्या लाते हैं, फेलो फीलिंग, हमारे अंदर एक फेलो फीलिंग आती है। फेलो फीलिंग मतलब कि ये तो हमारे ही मेंबर का है, ये तो हमारी ही टीम का है, तो हमारा एक लगाव हो जाता है अपने टीम मेंबर्स के साथ, एक अफेक्शनेट बिहेवियर हमारा हो जाता है अपने टीम मेंबर्स के साथ, है ना। हमको अफेक्शन हो जाता है अपनी टीम के साथ, एक फेलो फीलिंग आती है कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है ना। अनलाइक माई फैमिली मेंबर, अपना टीम के लोगों के साथ आपकी एक बहुत अच्छा एक फीलिंग आती है कि हाँ ये मेरा फेलो है, मेरी टीम का है, मेरे गेम का मेंबर है, तो हमारे अंदर एक फेलो फीलिंग आ जाती है। उसको कोई तकलीफ होती है, उसको परेशानी होती है, तो हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो एम्बाइबिंग फेलो फीलिंग है, एम्बाइब करना मतलब हम अपने में आ जाती है ये चीज, हम एम्बाइब कर लेते हैं ये फेलो फीलिंग, ठीक है। अपनेपन जिसको बोलते हैं ना, अपनापन हमारे में आ जाता है, अपनी टीम को लेकर अपनेपन की भावना आ जाती है, ठीक है। हमारे में अपनेपन की एक फीलिंग आ जाती है। तो आउटडोर गेम्स जो हैं वो हमको जेनरस बनना सिखाते हैं, और क्या सिखाते हैं, हाउ टू एम्बाइब फेलो फीलिंग, अपनेपन की भावना हम कैसे अपने में लाएं, ठीक है। परायापन नहीं, अपनेपन की फीलिंग हमारे में कैसे आए, ये एम्बाइब करना हम सीखते हैं थ्रू आउटडोर गेम्स। तो चिल्ड्रन, दीज वर द पॉइंट्स of the great values of outdoor games, and why this outdoor games are part of education system now. हम इतनी सारी चीजें इससे सीखते हैं, apart from exercise, apart from health point of view, health भी है, फिटनेस भी है, और प्लस हम इतनी सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी में ऐड हो जाती हैं जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने सीखी। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन के लिए, जब हम फ्री हैं तो उस समय हम ऐसा क्या करें कि हम अपने आप को एंटरटेन कर सकें, अपने आप को इंगेज कर सकें, और साथ ही इंजॉय भी कर सकें। सिर्फ इंगेज नहीं करना है, इंगेज तो पढ़ाई करके भी कर सकते हो, आपको कोई काम दे दिया तो एंगेज हो गए, लेकिन ऐसा एंगेजमेंट जिसमें कि आप इंजॉय भी कर सको, आप बिजी भी हो और इंजॉय भी करो, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का मतलब होता है जिसमें आप बिजी हो जाओ और साथ में एंजॉय करो, आपका एंटरटेनमेंट भी हो, आपका मनोरंजन हो, आपका एंटरटेनमेंट हो, दैट इज ऑल कॉल्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जिसमें आपको टेंशन नहीं हो, ठीक है, आप मजे करें उसमें, तो उसको कहते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। आपको वो बर्डन जैसा ना लगे, कोई ऐसा काम जिसमें आपको ये ना लगे अरे बाप रे ये करना पड़ेगा, ऐसा वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि लो अब ये भी करना पड़ेगा, मतलब आपको एक भार नहीं लगना चाहिए कि अब मुझे ये करना है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जिसको आप इंजॉय करते हो, जिसको करने में आपको मजा आए, आपकी चॉइस का, ठीक है, उसको करने में आपको मजा आना चाहिए। यू शुड एंजॉय दैट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। और आपको अगर किसी तरह की टेंशन है, किसी तरह का स्ट्रेस हो, तो उसको करने के बाद आपका वो स्ट्रेस, वो आपका टेंशन जो है वो कम हो जाना चाहिए, ठीक है, और आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो रिलैक्स होना चाहिए। ये नहीं कि हमने और 4 टेंशन और ले लिए, नो, फिर ऐसी एक्टिविटी रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। जिस एक्टिविटी को करने से हमारे ऊपर बर्डन आए, हमारे को टेंशन हो जाए, हमको स्ट्रेस हो जाए, हमको परेशानी होने लगे, दैट विल नॉट कम अंडर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से आपको एंजॉयमेंट मिले, आप बिजी भी हो, ठीक है, और आपका स्ट्रेस जो है, आपका जो टेंशन है, आपकी जो परेशानी है, वो आपको थोड़ी सी कम लगे, मतलब आपका माइंड और बॉडी दोनों आपको अच्छा फीलिंग आपको मन में आने लगे, उसको बोलते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? कैन यू थिंक ऑफ कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के बाद आपको अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है? बहुत आप काम से थक गए हो, फिर अचानक पे आप बैठे घर में आके और आपने एक अच्छा सा गाना लगा दिया, म्यूजिक लगा दिया, और उसको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज
रिक्रिएशनल एक्टिविटी। या आप बहुत थके होके और आके बैठ गए और आपको अच्छी सी स्टोरी बुक मिल गई और आप बुक पढ़ने लगे, आपको बहुत मजा आने लगा स्टोरी को पढ़ने में, दैट इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ठीक है, ये जिसमें भी आप रिलैक्स हो और आप इंजॉय करो। ठीक है, कुछ होते हैं कि पढ़कर आए स्कूल से, बहुत अब इतना काम कर लिया, पढ़ लिया, अब आराम से हाथ मुंह धोकर बैठेंगे और टीवी देखेंगे। तो टीवी देखने में आपको अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, दैट इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। टीवी देखना एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है क्योंकि आप उसको इंजॉय कर रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, देन इट इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। इट मीन्स वॉचिंग टीवी इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी, लिसनिंग म्यूजिक इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी, रीडिंग बुक इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ये सारी चीजें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आती हैं। कुछ लोगों को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, अपने फ्री टाइम में गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, चाहे गमले में चाहे अपने गार्डन में लगाते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको पानी डालना, उसको उसमें खाद जो मैन्योर वगैरह डालना, मतलब प्लांट की केयर करना, वो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हो ना, आपकी कोई टेंशन नहीं हुई उसको करने में, तो दैट कम्स अंडर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ठीक है, गार्डनिंग करने को। ये भी हो सकता है कि आपको स्टोरी लिखने का मन करे और आप बैठ कर स्टोरी लिखने या कोई पोयम ही लिखने लगे, उसको करने में आपको मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई बर्डन नहीं, हमको जो अच्छा लगे हम अच्छा से स्टोरी लिखेंगे, हमें अच्छी लगनी चाहिए, हमने पोयम लिख ली, दैट इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। आई टोल्ड यू ना, जिसको आप करने में आपको मजे आने लगे, आप उसको एंजॉय करने लगे, बस उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ मार पिटाई करो और आपको मजा आने लगे, दैट इज नॉट रिक्रिएशनल एक्टिविटी, है ना। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और हमें मजा आ रहा है, नो, दैट इज नॉट रिक्रिएशनल एक्टिविटी। मतलब दूसरों को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, अपनी एक्टिविटी के थ्रू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है आपको, तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं होगा कि मुझे फाइटिंग करने में मजा आता है तो मैं फाइटिंग करूं, नो, ये नहीं। आपको ऐसा करना है जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और दूसरा किसी को नुकसान भी ना हो। तो इसमें गार्डनिंग है, किसी को गार्डनिंग करने का शौक हो कर सकता है, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, बैठ के पेंटिंग करना शुरू करे, ड्रॉ करे, पेंट करे, दैट इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। कुछ लोगों को कॉइन्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस और नॉट, बट कॉइन कलेक्शन इज अ हॉबी। कुछ लोगों को कॉइन इकट्ठा करने का भी शौक होता है, तरह तरह के कॉइन जो अभी यूज में है या यूज में नहीं है, पुराने जमाने के बहुत एंशिएंट टाइम के कॉइन्स इकट्ठा करने का शौक होता है, दैट इज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। और जो थोड़े बड़े होते हैं, आपकी एज के नहीं, जो और बड़े लोग होते हैं, वो उनको निटिंग अच्छा लगता है, स्वेटर बुनना जिसको बोलते हैं ना, स्वेटर बुनना। तो जो बड़ी भैया या दीदी हैं जिनको निटिंग अच्छा लगता है वो निटिंग कर सकते हैं, मतलब स्वेटर बुन सकते हैं। किसी किसी को ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, फ्लावर मेकिंग, फूल बनाना कागज के, ये जितना ये सारी चीजें जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आती हैं। कुछ नहीं तो आप सिर्फ म्यूजिक सुनना भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। कुछ लोगों को डांस करना अच्छा लगता है कि हम डांस करेंगे तो हमारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, तो वो डांस भी कर सकते हैं। ऑल दिस कम्स अंडर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ठीक है, म्यूजिक सुनना, गार्डनिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग नॉवल, रीडिंग एनी कॉमिक, राइटिंग पोयम, राइटिंग स्टोरीज। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आती हैं। वॉचिंग टीवी भी, है ना, मैंने बताया टीवी देखना भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, पर ये नहीं कि सारा दिन टीवी के सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। नो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब नहीं कि आप सारा दिन करो, फ्री टाइम में थोड़ा सा, जब आप फ्री हो, आप जब सारे काम से जब आप थक जाते हो, आप स्ट्रेस में आते हो, या आप थोड़ा सा लगता है कि अब मुझे थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, तब सारा दिन टीवी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। नो, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर डे टू डे रूटीन। पूरे टाइम रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं की जाती है, थोड़े टाइम की जाती है। ठीक है, तो वॉचिंग टीवी इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, बट वॉचिंग टीवी थ्रू आउट द डे इज नॉट ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ठीक, तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आपका ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एक आपके बुक में एक्सरसाइज नहीं है, बट इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 52। एज यू कैन सी पेज नंबर 52 पे देखेंगे आपको लिखना है कुछ इंडोर गेम्स के नाम लिखना है। ठीक है, इंडोर गेम्स के नाम लिखना है और एक बॉक्स में, और कुछ आउटडोर गेम्स के नाम लिखना है। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन से गेम आप जनरली खेलते हो। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये आपको खुद से करना है। आपको इंडोर गेम्स के नाम लिखने हैं, आपको कुछ आउटडोर गेम्स के नाम लिखने हैं, और आपको बताना है कि
इनमें से कौन से गेम्स जो है वो आप जनरली खेलते हो, कौन से गेम्स आप अक्सर खेलते हो, उनके नाम आपको इस जगह पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 पर एक है ट्राई दिस। क्या है? ट्राई दिस है। उसमें आपको क्या करना है, आपको कोई गेम बताना है जिसमें कि 10 से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं। कोई ऐसा गेम बताओ जिसमें कि 10 से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, खेलने वाले होते हैं। ठीक है, ये भी आपको खुद से करना है। तो ये आप अपनी बुक में करके रखोगे एंड यू विल सेंड मी द पिक ऑफ दैट पेज। ओके, नेम एनी गेम दैट इन्वॉल्व मोर देन 10 प्लेयर्स, जिसमें 10 से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, वो वाले गेम का नाम बताना है। एनी वन गेम यू कैन राइट, कोई भी एक गेम का नाम बता दो। ठीक है, तो ये 3 आप करके रखोगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।